नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री राशन और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री राशन और ऑटो रिक्शा चालक और कैब ड्राइवर्स को आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के जबरदस्त उछाल के बाद दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। लॉकडाउन को संक्रमण के चेन को तोड़ने का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे ही गरीब तबके के लोगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका फायदा 72 लाख दिल्ली वालों को होगा। वहीं टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिल्ली सरकार देगी। उन्हें इस वित्तीय संकट के दौरान थोड़ी राहत मिले। सरकार के इस कदम से 1,65,000 ड्राइवर लाभान्वित होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म होने से पहले इसे 3 मई तक सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। तब सरकार को उम्मीद थी कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे, मगर तब इस संक्रमण के हालात जस के तस बने रहे, जिसको देखते हुए सरकार ने 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में संक्रमण इस वक्त 30% के करीब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। दिल्ली में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जीटीबी इनक्लेव स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी वैसे ही दिल्ली को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पतालों में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को भी आने वाले वक्त में दूर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने पहुंचे लोगों और अभियान में शामिल स्टाफ के साथ बातचीत भी की। इसी स्कूल में जो जीटीबी एनक्लेव का जनता पैठ का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 5 कमरों में अलग अलग वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कल चूँकि दोपहर बाद शुरू हुआ था तो 500 के आसपास वैक्सीनेशन, 535 वैक्सीनेशन हुए। आज 750 का टारगेट है और सुबह से लगाने वाले लग चुके हैं 11 बजे से अभी तक। और मुझे लगता है कि जिस तरह सब लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ वैक्सीनेशन कराना चाहिए, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद अपनी एक वैक्सीन लगवा चुका हूँ, दूसरी मुझे खुद अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगवानी है, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू 28 तारीख को लगी थी पिछली, तो 28 को 1 महीना हो चुका है। तो मैं तो सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है और ये बहुत उपयोगी है, तो कारगर है, इसके अच्छे रिजल्ट हैं, सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके बाद भी लोग सरकार की ओर से बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। मामला उखला सब्जी मंडी का है, जहां पर लोग खुलेआम कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। भीड़ में कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों पर पुलिस भी सख्त नजर दिखाई दी। पुलिस ने कई दुकानदारों के चालान किए। वेस्ट दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए नर्स सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद की है। आरोपी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 70,000 रुपये में बेचते थे। दरअसल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को 3 मई को एक ब्लैक मार्केटिंग की सूचना मिली थी। टीम ने तत्काल एक टीम का गठन किया और उस टीम ने हैदरपुर बस स्टैंड के पास छापा मारा, जहां पर एक शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को तत्काल पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके साथ और लोग भी हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट ज़िले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के तहत एक टीम बनाई गई और एक रेड कंडक्ट करके एक विपुल वर्मा नाम का शख्स जो कि लक्ष्मी नगर का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया। विपुल वर्मा IHBS में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है। उसने फर्दर क्वेश्चनिंग में बताया कि वो जो इंजेक्शन है वो विशाल कश्यप से प्रोक्योर करता था। शुभम ने फर्दर क्वेश्चनिंग में बताया कि वो अपनी एक कॉलेज में जब पढ़ता था, एक उसकी फ्रेंड थी ललितेश जो अभी मूलचंद हॉस्पिटल दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, फीमेल नर्स का काम कर रही है कोविड वार्ड में, उससे ये रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोक्योर करता है। पर इंजेक्शन कॉस्ट ये 70,000 कोट करते थे और टोटल हमने इसके 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो जब्त किए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दिल्ली पुलिस के राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस ने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 लग्जरी गाड़ी और 85,000 बरामद किए। दरअसल नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि जहांगीरपुर इलाके में 2 युवक ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया। जिसके बाद पुलिस ने शाह आलम पार्क के पास छापा मारा, जहां कार में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मोहित बंसल नाम का शख्स मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ इस काम में दूसरा साथी जितेंद्र भी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ कालाबाजारी का कारोबार भी बढ़ गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर रेमडेसिविर के बाद अब पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ कर रही है। लाहौर गेट पुलिस ने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को महंगे दाम पर बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी एक पीस 1800 रुपये में बेच रहा था। दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी किल्लत है और लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के बवाना स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट में देखने को मिल रहा है। यहाँ दूर दूर तक लोगों की लंबी कतार दिखती है। इस दौरान लाइन में लगे लोगों का दर्द और मायूसी साफ देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि 2 से 3 दिन तक इंतजार करने के बाद उनकी बारी आ रही है। लोगों के अंदर शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल भी दिख रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत से धांधलीबाजी हो रही है। ये जो वायरस फैल रहा है, इससे इतना बड़ा बीमारी आज तक हमने नहीं सुनी हमारे देश में कभी आई है, क्योंकि हमारा देश देवभूमि है, जड़ी बूटियों का देश है, ऋतुओं का देश है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी पूरे तरीके से दोनों सरकार जिम्मेवार है। नंबर 1 मोदी है, नंबर 2 केजरीवाल है। मैं कृष्णनगर से आया हूँ और कल 1 बजे से आया हूँ। अभी तक सिलेंडर नहीं हुआ, भर रहा जा रहा मेरा सिलेंडर। कितना अभी क्या लग रहा है कब तक का नंबर आने का? अब भी 15-20 मिनट लगेंगे। जैसे कि और लोग भी जा रहे हैं, आए होंगे, क्या करें, कितने घंटे में नंबर तो भाई साहब बहुत घंटों 2 दिन तक आ रहा नंबर। 2 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन गैस नहीं मिल रही है सर। और यहाँ सब हॉस्पिटल को सप्लाई हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल वाले मरीज नहीं ले रहे। हॉस्पिटल में जब सप्लाई जा रही है यहाँ से बराबर जा रही है, 1 घंटे में ऑक्सीजन एम्बुलेंस जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे पेशेंट ले ही नहीं रहे। कहाँ से आए? कल शाम से हूँ, भवाना सेक्टर 5 से हूँ। ठीक है, कल शाम से यहाँ तक हूँ। पहले वहाँ लाइन था पीछे की साइड, पुलिस वालों ने सबको भगा दिया। ठीक है, फिर भगाने के बाद फिर लाइन लग गया। पूरा इंटरव्यू, मतलब हम लोग परेशान है, पूरा भूखे प्यासे कल से यहीं पे बैठे हुए हैं और हॉस्पिटल के आ रहे हैं, कितने ट्रक भर के जा रहे हैं, मगर इधर से दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सिविल लाइन थाने के SHO अजय शर्मा देवदूत बनकर आए। उन्होंने यहाँ के RWS सिविल लाइन्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर रामनिवास मार्ग पर स्थित एक स्कूल में करीब 20 से 22 बेड लगाए हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टर चंद्रप्रकाश गौरी हॉस्पिटल के डॉक्टर ऑनलाइन यहाँ आने वाले मरीजों को देखते हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया के संवाददाता ने सिविल लाइन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ खास बातचीत की। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल लाइन इलाके में और यहाँ पर जो है एक RWA की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से मिलके जो है सिविल लाइन थाने के जो SHO हैं अजय गौतम, उनकी तरफ से मिलके एक यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें करीब 20 से 22 बेड लगाए गए हैं
अगर किसी कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल उसका कम आ रहा है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपने ऑक्सीजन जो है वो ले सकते हैं। ऑक्सीजन की फैसिलिटी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर दी गई है और आप देख सकते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गौरी हॉस्पिटल है लिमिटेड, उनकी तरफ से जो है यहाँ पर स्टाफ प्रोवाइड कराया गया है और किसी भी तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो बाकायदा डॉक्टर ऑनलाइन जो है उनको जानकारी देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर हॉस्पिटल के यहाँ भी पहुँचते हैं। फ़िलहाल जो यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे मौजूद है। खुद SHO सिविल लाइन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो खुद इस चीज़ की देखरेख करते हैं। यहाँ के स्टाफ का भी कहना है SHO साहब थोड़ी थोड़ी देरी में आते हैं, यहाँ जानकारी लेते हैं कितने पेशेंट अवेलेबल हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह की फैसिलिटी है। तो बात करते हैं हम यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट से और जानते हैं किस किस तरह की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। जी सर, पहले नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश माथुर है, मैं सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ नितिन गोयल हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये क्या देख के जो ये ख्याल आया कि इस तरह की जो फैसिलिटी RWA की तरफ से यहाँ पे देनी चाहिए? सर ये तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है RWA का कि हॉस्पिटल्स पे जो लोड है उनको कुछ कम कर सकें। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है पर पैनिक सिचुएशन में आके हॉस्पिटल चले जाते हैं, ये फैसिलिटी उनके लिए है। जो माइल्ड पेशेंट है जिन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है लेकिन केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से काम चल सकता है, ये फैसिलिटी उनके लिए है। या उनके लिए भी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटलाइजेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वो यहाँ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी में आके बेनिफिट उठा सकते हैं। इनका साफ कहना है कि जो ऑक्सीजन लेवल अगर किसी का कम आ रहा है तो वो यहाँ पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ का इस क्षेत्र का निवासी हो, वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो यहाँ पर आके ऑक्सीजन लेवल अगर उसका कम है तो वो यहाँ आ सकता है और अपना कॉन्सेंट्रेटर से ऑक्सीजन ले सकता है। और कुछ मेडिसिन भी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, उसका भी आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं मेडिसिन यहाँ पर। और फिलहाल RWA और जो सिविल लाइन थाने के SHO हैं वो इसको पूरा लीड कर रहे हैं और उनका कहना है कि कोई भी पेशेंट अगर इसके अलावा कुछ ज़्यादा उसको दिक्कत होती है तो उसको कहीं और पहुँचाना है तो वो भी SHO साहब की तरफ से यहाँ पर उसको पहुँचाने की जो है वो इंतजाम तमाम किए गए हैं। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मरीजों और मौत के आंकड़ों को थामने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में फ्रांस से मंगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया है। आज दोपहर बाद इससे ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। अस्पताल के सिलेंडर इस ऑक्सीजन प्लांट से भरे जा रहे हैं। इस प्लांट से प्रतिदिन 80 से 100 बड़े सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे, जिसकी वजह से सामान्य ऑक्सीजन बेड्स के साथ साथ ICU बेड्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बरोला की झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना के बाद तत्काल दमकल कर्मियों को सूचित किया गया है। इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि इस आग में कई लोग झुलस गए हैं, कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो इस आग पर काबू पाने के दूर दूर से ये आग की लपटें नजर आ रही हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। देखिए झुग्गी झोपड़ी है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा लिया है। थाना सेक्टर 49 की फोर्स फिलहाल मौके पर मौजूद है, जो आसपास के लोगों को और वहां से हटा रही है, आसपास के इलाके को खाली करवा रही। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की। नोएडा के बरोला इलाके में ये झुग्गी झोपड़ी है जहां पर आग लगी है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि याद होगा इससे पहले 63 में एक जगह पर आग लगी थी, तो वहां पर बताया गया था कि आग संभवतः लगी, उसके बाद सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि ये झुग्गियां कई लोगों के पास सिलेंडर होते हैं। ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग और बड़ी जल्दी फैलती है। निशांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। निशांत, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, इस वक्त जो है आग पर काबू पाने के लिए 1 दर्जन की दमकल की गाड़ी मौके पर लगी हुई है और ये थाना सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में ये आग लगी है बरोला में। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक जो झुग्गी है वो जलकर खाक हो चुकी हैं। बड़ी घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, फायर गाड़ी मौके पर मौजूद है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार जो है फायर की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब तक मौके पर 1 दर्जन गाड़ी दमकल की पहुंच चुकी है और भी गाड़ियों को सूचना दी गई है और गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। ठीक है, और कितना कुछ फायर ब्रिगेड के लोग बता पा रहे हैं कितना वक्त लगेगा इस आग पर काबू पाने?
देखिए, कई घंटों से इस समय रेस्क्यू चल रहा है और कई घंटों से इस वक्त जो थाना 49 पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर मौजूद है। कई घंटों से रेस्क्यू चल रहा है। बताया जो सीएफओ अरुण कुमार जी का कहना है कि 3 दर्जन से ज्यादा झुग्गी थी यहाँ पर जो जल के पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं और काफी नुकसान बताया जा रहा है। गरीब लोग थे ये लोग जो अपना पालन पोषण कर रहे थे और ये सेक्टर 49 और सेक्टर 50 के बीच में ये नाला है, नाले के ऊपर ये झुग्गियां बनी हुई थी और पूरी तरह से जल के ये खाक हो चुकी है और इसमें अभी कोई भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि किन कारणों से ये आग लगी है। लेकिन सबसे बड़ी हताहत बताई जा रही है। अभी इसमें कुछ लोगों को झुलसने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं है कि कितने लोग झुलसे हैं, कितने लोगों को कितना बड़ा एरिया होगा निशांत? अगर जो एरिया देखा जाए तो कई बीघों का एरिया इसमें माना जाएगा, क्योंकि करीबन जो अभी जो अधिकारियों का कहना है कि 3 दर्जन से अधिक जो झुग्गियां हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। लगभग बताया जा रहा है इसमें 100 करीब झुग्गियां थी जो 100 झुग्गियां थी तो कम से कम 500 से ऊपर लोग इन झुग्गियों में रह रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें संख्या अगर जो लगाई जाए तो 500 करीब लोग यहाँ पर पालन पोषण अपना कर रहे थे और गंभीर मामला है। जिस तरीके से हफ्ते पहले बहललपुर में भी एक आग लगी थी जहाँ पर 200 से 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें नोएडा की देख रहे हैं, सेक्टर 49 का इलाका है बरौला, जहां पर झुग्गियों में आग लगी है और इस वक्त दर्जनों गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर मौजूद है जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। प्रायोरिटी अभी यही है कि इस आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद ये तय हो कि आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, क्या कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि इस आग में कई लोग झुलस गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि देने की शर्तों में संशोधन कर दिया है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मृतक कर्मियों और अधिकारियों को अब आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान जो भी सरकारी कर्मचारी हों या अधिकारी हों जिनकी मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई है, उनको सरकार की ओर से अनुग्रह राशि भुगतान करने का निर्देश दे दिया गया है। डीएम को मृतक कर्मियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया है। तमाम जो इलाके के डीएम हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने इलाके में जो भी कैजुअल्टी हुई है कोविड के कारण ऑन ड्यूटी, उनकी एक लिस्ट बनाकर भेजें और उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि बड़ी संख्या में चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मियों, सरकारी अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसके, ये जो कोशिश है राज्य सरकार की, इससे सीधा सीधा फायदा सैकड़ों की संख्या में उन शहीदों को लगेगा जिन्होंने ऑन ड्यूटी जिनकी जान गई कोविड के कारण। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही है और जिसमें जो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और साथ साथ बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें जो भी ऐसे कर्मचारी थे जिनको ड्यूटी पर तैनात किया गया था, चाहे वो पुलिस विभाग के रहे हों या किसी अन्य विभाग के जिनको किसी भी कार्य में चुनाव की ड्यूटी के दौरान लगाया गया था, अगर कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हुई है तो उनको, उनके जो पीड़ित परिजन है उनको आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि पहले जब ये अनुग्रह राशि चुनाव के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु होने के दौरान दी जाती थी, उसमें कोरोना की परिस्थितियां शामिल नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियमावली में संशोधन करके कोरोना के दौरान, ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मृत्यु को भी अब उस श्रेणी में रख लिया है कि उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिनकी कहीं ना कहीं मौत इस पूरे कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर हुई है, उनको भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो निश्चित ही उन कर्मचारी परिवारों के लिए बड़ी बात जरूर है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना बेटा, अपना भाई या अपना कोई भी स्वजन इस ड्यूटी के दौरान कोरोना के चलते खोया है, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार अब आर्थिक तौर पर मदद देगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। वो जिलाधिकारी इसका प्रस्ताव बनाकर यूपी निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, जहां से ये अनुग्रह राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। जी, ये इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया है क्या इसके वाजपेयी?
बिल्कुल, क्योंकि ये संशोधन हुआ है और संशोधन के बाद कोरोना के कारण मृत्यु के कॉज को सिर्फ जोड़ा गया है। बाकी कोई भी इसमें टाइम कॉज नहीं है। यह आज शासनादेश जारी हो चुका है। आज के बाद कोई भी जिलाधिकारी जिसके जिले में इस तरीके की कोई घटना हुई है तो वो संबंधित घटना की पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट यूपी निर्वाचन आयोग को भेजेगा, जिसके बाद ये पैसा संबंधित जो कर्मचारी है उसके परिजनों के खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज से ये नियम लागू हो गया है, क्योंकि संशोधन को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो निश्चित है कि अब आज के बाद से कोई भी जिलाधिकारी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, अपने रिपोर्ट में प्रस्ताव के साथ ये पूरी व्यवस्था यूपी निर्वाचन आयोग को भेजेगा, जहां से ये पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।